Good morning to all. Myself Vijaypal, PGT History, GSSS रोडाई रेवाड़ी, कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास के अध्याय 5 औद्योगिकरण का युग भाग 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पाठ के उद्देश्य। प्यारे बच्चों, पाठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, औद्योगिक क्रांति से पहले उत्पादन किस प्रकार से होता था। दूसरा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब और कैसे हुई तथा इसके प्रभाव क्या रहे। तीसरा, उपनिवेशों विशेषकर भारत में औद्योगिकरण किस प्रकार से हुआ और इसके प्रभाव क्या रहे। पाठ के मुख्य बिंदु। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। औद्योगिक क्रांति से पहले उत्पादन। दूसरा, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। तीसरा, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। चौथा, फैक्ट्रियों का आना। पांचवा, औद्योगिक विकास का अनूठापन। और छठा, वस्तुओं के लिए बाजार। डान ऑफ द सेंचुरी यानी कि नई सदी का उदय। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इस तस्वीर के बीच में एक महिला की आकृति है। उसके हाथ में एक टैग या फ्लैग सा बना है जिस पे सेंचुरी लिखा हुआ है और इस महिला का एक पैर पंख लगे पहिए पर टिका हुआ है, जो एक प्रकार से समय का या प्रगति का प्रतीक है। और इस महिला के बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं, जैसे कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग, रेलवे। ये सभी तस्वीरें या मशीनें एक प्रकार से नई सदी के बारे में इंगित करते हैं, जो नई सदी के बारे में बता रहे हैं। मशीन और तकनीक का जो महिमा मंडन डान ऑफ द सेंचुरी वाली तस्वीर में किया गया है, कुछ इसी तरह का इस दूसरी पिक्चर में भी किया गया है। जैसा कि आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, इसमें दो भाग बनाए गए हैं। ऊपर वाले भाग में 2 मैजिशियंस यानी कि 2 जादूगर करके लिखा गया है। ऊपर वाला भाग है वो पूर्वी देशों, भारत और पूर्वी देश है उनके बारे में है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि एक अलादीन का ये चिराग है और जैसे ही इस चिराग को रगड़ते हैं, जिन्न आता है और विश पूछता है कि बोलो मेरे आका क्या इच्छा है। तो जिन्न तुरंत एक महल क्रिएट कर देता है, जैसे तस्वीर में दिखा रखा है। नीचे जो तस्वीर दिखा रखी है वो एक इंजीनियर की है। उसके हाथ में एक कैमरा है और उसके सामने एक पिक्चर में नीचे आप देख रहे हैं एक जहाज चलता हुआ दिख रहा है। बीच में एक ब्रिज है, ऊपर की ओर मीनार और बिल्डिंग है। यानी कि इस तस्वीर में ये बताने की कोशिश की गई है कि पूर्वी देश, जिनमें भारत भी शामिल है, ये अभी भी पुरातनता या पुरानी बातों में विश्वास करते हैं जो लॉजिक पर आधारित नहीं है, जबकि पश्चिमी देश, जिसमें इंग्लैंड और यूरोप के देश हैं, वो लॉजिक, तकनीक, मशीन इन पर आधारित है। इन दोनों में ये बताना चाह रहे हैं कि पश्चिमी देश पूर्वी देशों से आगे हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला सब हेडिंग है। इसमें हम कई बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है या औद्योगिकरण का अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व बाजार के लिए उत्पादन किस प्रकार से होता है। इस स्थिति में जो सौदागर हैं या व्यापारी हैं, शहरों में उनकी क्या कंडीशन है और गांव में उत्पादन की किस प्रकार की व्यवस्था है, ये सभी एक पॉइंट में डिस्कस करने हैं। इसी में एक दूसरा पॉइंट भी हमारे साथ है, वो है कारखानों का उदय। और तीसरा है औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार। इन 3 बिंदुओं के बारे में हमें पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला बिंदु, औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण का अर्थ होता है बड़े स्तर पे कारखानों या फैक्ट्रियों का खुलना
और उनमें मशीनों का इस्तेमाल करते हुए कच्चे माल को तैयार माल में बदलना और उसे विश्व बाजार के लिए उसको बेचना। लेकिन औद्योगिक क्रांति से पहले भी विश्व बाजार में उत्पादन होता था। इस उत्पादन की खास बात ये है कि ये उत्पादन फैक्ट्रियों में ना होकर के ना घरेलू स्तर पर, यानी कि जो उत्पादन करने वाले लोग हैं वो अपने घरों में उत्पादन करते हैं और फिर उन सभी से सामान कलेक्ट करके ना एक जगह शहर में सामान इकट्ठा किया गया है और फिर उसे पूरे विश्व बाजार में जहाँ भी मांग है उसको बेच देना है। इस पूरे प्रोसेस को हम आदि औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप विशेष करके ना इंग्लैंड में जो नए व्यापारी हैं वो शहर की बजाय गांव की ओर रुख करते हैं। उसका कारण ये है कि शहर में उनके लिए काम करना मुश्किल था। उसका मुख्य कारण ये था कि शहरों में व्यापारिक गिल्ड्स से काफ़ी ताकतवर होती थी। वो व्यापार पर, वर्कर्स पर, कच्चे माल पर कंट्रोल करती थी और किसी नए सौदागर को, नए व्यापारी को प्रवेश नहीं करने देती थी। इसलिए नए जो व्यापारी हैं वो शहर की बजाय गांव में जा रहे हैं, क्योंकि गांव में उनके लिए कंडीशन है बहुत बेहतर है। इससे पहले आप देख चुके हैं कि बाड़ाबंदी के वजह से या एनक्लोजर्स की वजह से गांव के जो लोग हैं उनका जीवन मुश्किल होता चला गया था, क्योंकि जो भूमिहीन किसान हैं या जिनके पास थोड़ी ज़मीन है वो गांव की कॉमन लैंड को यूज़ करते थे अपने लिए और अपने पशुओं के लिए। लेकिन जब बाड़ाबंदी होती है तो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, बड़े बड़े ज़मींदारों ने उस कॉमन लैंड को अपनी ज़मीनों में मिला लिया और इस प्रकार से गरीब लोगों का गांव में जीना मुश्किल हो गया। और जब उनके पास शहर से व्यापारी लोग काम देने के लिए आते हैं तो गांव के लोग उन सभी का स्वागत करते हैं। कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले थे। हालांकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी 18वीं सदी के आखिर में ही देखने को मिलती है। कारखानों की सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो कपास या कॉटन या कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में होती है। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास की जितनी ज़रूरत है, लगभग 25 लाख पौंड है, वो कच्चे माल का यानी कपास का आयात करता है। लेकिन आने वाले 27 सालों में ये आयात 25 लाख पौंड से बढ़ 220 लाख पौंड हो गया। इसका कारण ये है कि जो बदलाव किया गया है कारखानों में मशीनों के द्वारा, उसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा लोगों के सामने रखी तो पूरा उत्पादन प्रोसेस ही बदल गया। इससे पहले कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला होता था, लोग अपने अपने घरों में काम करते थे। लेकिन अब महंगी नई मशीन खरीद के उन्हें कारखानों में लगाया गया है। कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथ में आ गई हैं, जो पूरी प्रोसेस को इजीली कंट्रोल कर सकता है। 19वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड का जो भूदृश्य है उसमें कारखाने ही कारखाने दिखाते हैं। इतने विशाल और नई तकनीक का प्रयोग इस कदर होता है कि लोगों पर एक जादू सा असर करता है। कारखानों से निकलने वाला धुआं एक प्रकार से प्रगति या उन्नति का प्रतीक है और लोगों की नज़रें उनसे हट नहीं पाती है, ओझल नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कारखानों ने लोगों की सोच को पूरी तरह से प्रभावित किया। सूती उद्योग या कपड़ा उद्योग इंग्लैंड में सबसे फैलते फूलते उद्योग थे। लेकिन तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक रेलवे की वजह से लोहा और स्टील उद्योग से काफ़ी पीछे रह जाता है, क्योंकि 1840 के दशक से इंग्लैंड और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार हो गया था, जिसके कारण 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य
7.7 करोड़ पौंड हो गया था, जो कपास के कुल निर्यात से लगभग दुगना था। दूसरी बात, नए उद्योग पुराने उद्योगों को यानी कि परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हटा नहीं पा सकते थे, क्योंकि 19वीं सदी के आखिर तक भी तकनीकी रूप से विकसित क्षेत्रों में काम करने वालों मज़दूरों की संख्या कुल मज़दूरों का 20% से भी ज़्यादा नहीं था। और जो कपड़ा उद्योग है उसको जो गतिशील उद्योग माना गया, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा कारखानों में तैयार न होकर के न घरेलू इकाइयों में ही तैयार हो रहा था। तीसरी बात, यद्यपि परंपरागत उद्योग भाप की शक्ति से नहीं चल रहे थे, लेकिन ये भी पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में नहीं थे। उदाहरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, पोट्री यानी कि बर्तन बनाना, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर या गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही है वो साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का परिणाम थी। कहने का मतलब परंपरागत उद्योग में भी निरंतर नए नए छोटे छोटे आविष्कार हो रहे थे, जिन्होंने इनकी गति को बनाए रखा। दूसरी ओर प्रौद्योगिकी बदलावों की गति यानी कि जो तकनीकी जो चेंज आ रहा है वो काफ़ी धीमी थी। उसका कारण ये है कि जो नई तकनीक है वो काफ़ी महंगी थी। सौदागर या व्यापारी इस तकनीक को इस्तेमाल करने से हिचकते थे, क्योंकि मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्च आता था, और वे शुरुआत में उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारकों या निर्माताओं ने दावा किया था। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। भाप के इंजन का उदाहरण लेते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत तक भाप से चलने वाले कुल 321 इंजन इंग्लैंड में थे। उनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 ऊन उद्योगों में और बाकी सभी खनन में, नहर निर्माण में या लोह कार्यों में लगे हुए थे। यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत तक केवल 90 इंजन ही सूती कपड़ा उद्योग में लगे हुए थे, जो तकनीक आधारित उद्योग था। बाकी सभी भाप से चलने वाले इंजन हैं वो खनन, नहर निर्माण या दूसरे उद्योगों में लगे हुए थे। इसका मतलब ये है कि केवल तकनीक आधारित उद्योगों में ही विकास या परिवर्तन की रफ्तार नहीं थी। परिवर्तन सभी क्षेत्रों में था, चाहे वो गैर तकनीकी क्षेत्र हो, और जो छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं उन सभी परिवर्तनों ने मिलाकर ही इंग्लैंड के कुल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया है। प्यारे बच्चों, पाठ का दूसरा बिंदु है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। इस बिंदु में हमें ये बात करनी है कि इंग्लैंड में हाथ से काम करने वाले लोग यानी कि मज़दूरों की स्थिति किस प्रकार की है और वाष्प शक्ति के कारण से उनके काम के अवसरों में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। दूसरी बात इस बिंदु में जो हम डिस्कस करेंगे वो है मज़दूरों की ज़िंदगी, यानी कि मज़दूरों की ज़िंदगी किस प्रकार की है। औद्योगिकरण में या औद्योगिक क्रांति के दौरान मज़दूरों की काम करने की स्थिति किस प्रकार की है, किस प्रकार के उनके पास रोजगार की है और कैसे वो अपना जीवन चला रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन यानी कि 1837 से 1901 के बीच में हम देखते हैं कि ब्रिटेन में मानव श्रम यानी कि मज़दूरों की कोई कमी नहीं है। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते हैं, लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं जब काम कम होता है और काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है तो मांग हमेशा कम रहती है, इसलिए लोग कम वेतन पर भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरी ओर बहुत से उद्योगपति ऐसे थे जो महंगी मशीनों पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो सस्ते मज़दूरों से बड़े स्तर पे उत्पादन करना उनको प्राथमिकता में रखते थे। इसलिए जब हम हाथ के श्रम या मज़दूरों की स्थिति देखते हैं तो उनकी स्थिति हमेशा हमें दयनीय ही नज़र आती है।
बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसम के अनुसार कम या ज़्यादा होती रहती है। उदाहरण के लिए गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान काफ़ी काम रहता है और उस समय यहाँ पे ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी काफ़ी काम मिल जाता है। साथ ही बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत, साफ़ सफाई व सजावट का भी जाड़ों या सर्दियों में काफ़ी काम रहता है। लेकिन दूसरों महीनों में यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ये लोग ऐसे मज़दूरों को निकाल देते थे जिनकी ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि काम के जब ज़रूरत पड़ती थी तो मज़दूर आसानी से मिल जाते थे, इसलिए ये इनको रख लेते थे। इनके दिमाग में कभी ये बात ही नहीं आती थी कि कभी भी मज़दूरों की ज़रूरत कम हो सकती है या उनकी संख्या कम हो सकती है। इस वजह से बहुत से जो बिजनेसमैन हैं वो वाष्प शक्ति की तुलना में हाथों से काम करवाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो उनको कम खर्चीला होता था। तीसरी बात, बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जो केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसा सामान तो बड़ी आसानी से और तेज़ गति से बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनमें बारीक डिज़ाइन या ख़ास चीज़ों के आकार की ज़रूरत पड़ती है जो मशीनों से संभव नहीं है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य तक 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही हैं, जो मशीनों के द्वारा बनाया जाना काफ़ी मुश्किल था। इन्हें बनाने के लिए तकनीकी की बजाय इंसानी गुणवत्ता या उसकी निपुणता की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग या पूंजीपति वर्ग हैं, वो हाथों से बनी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे बजाय कि तकनीक से बनी हुई चीज़ों की, क्योंकि हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कृत यानी कि उनको वेल रिफाइंड या सुरुचि यानी कि इंटरेस्ट का उनको प्रतीक या सिंबल माना जाता था। यानी कि जो लोग हाथों से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उनका स्टेटस एक अलग प्रकार का था, क्योंकि उन चीज़ों की फिनिशिंग अच्छी होती थी और उनको एक एक करके बनाया जाता था। उनकी डिज़ाइन भी अच्छी होती थी और ये सब चीज़ें मशीनों से संभव नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि 19वीं सदी के शुरुआत तक वाष्प शक्ति की बजाय उद्योगपति मज़दूरों से काम करवाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता था। जिन देशों में मज़दूरों की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि कम से कम मज़दूरों का इस्तेमाल करना पड़े और वो अपना काम चला सके। 19वीं सदी में अमेरिका में इसी तरह की ही स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन ब्रिटेन में मज़दूरों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वहाँ के उद्योगपतियों ने मशीनों के बजाय मज़दूरों का इस्तेमाल करना ही बेहतर समझा। मज़दूरों की ज़िंदगी। प्यारे बच्चों, इस सब हेडिंग का दूसरा बिंदु है मज़दूरों की ज़िंदगी। इस बिंदु में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि मशीनों की तुलना में जब मज़दूरों को ज़्यादा लगाया जा रहा है तो उनकी ज़िंदगी किस प्रकार की है। चूँकि आप लोग पहले देख चुके हैं कि मज़दूरों की कोई कमी नहीं है, इसलिए व्यापारी लोग अक्सर अपनी मर्ज़ी से ही इनको रखते थे और मर्ज़ी से ही इनको काम से निकाल देते थे। यानी कि ज़रूरत के हिसाब से इनको रख लिया और जब ज़रूरत नहीं तो इनको निकाल दिया। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है तो अक्सर नौकरी के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। चूँकि गांव से बहुत से लोग नौकरी की उम्मीद में शहर में आते हैं, लेकिन सभी को वहाँ पे काम नहीं मिल पाता है। काम मिलना जान पहचान या सिफारिश पर निर्भर करता था। उदाहरण के लिए यदि किसी का दोस्त या किसी का जानकार पहले से ही काम कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को काम इजीली मिल जाता था, जबकि नए व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता था। जब ये लोग
काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तो इनके रहने की भी काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। अधिकतर लोगों के पास कोई रहने का स्थायी जगह नहीं थी। ये लोग या तो पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। क्योंकि जाड़ों के महीनों में रहना मुश्किल होता था, तो इसलिए ये शराब घरों या दूसरी जगह पे रुकने की कोशिश करते थे। यानी कि इनका जीवन काफ़ी मुश्किलों भरा होता था। दूसरी ओर जिन लोगों को काम मिल भी जाता था, क्योंकि काम मौसमी होता था, इसलिए जब काम नहीं होता था तो उनको भी खाली बैठना होता था और इसलिए ये लोग दोबारा सड़कों पे आ जाते थे। इनमें से कुछ लोग जाड़ों के बाद अपने गांवों की तरफ चले जाते थे, जहां वहां पे उन्हें कुछ काम मिल जाता था, या अधिकतर लोग शहर में ही कोई छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। कुल मिलाकर के ना 19वीं सदी के मध्य तक जीवन आसान नहीं था। हालांकि 19वीं सदी के शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में कितनी बेहतरी हुई इसका हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि औसत आंकड़ों से अलग अलग काम और वेतन के बीच में साल में जो उतार चढ़ाव होता है वो हमें दिखाई नहीं दे पाता है। उदाहरण के लिए, जब नेपोलियन के साथ युद्ध चल रहा था तो कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से मज़दूरों की वास्तविक जो आय है उसमें भारी कमी आ गई थी। हालांकि उनको वेतन पहले जितना मिलता है, लेकिन उस वेतन से वो उतना सामान नहीं खरीद पाते जितना वो पहले खरीद पाते थे। दूसरी ओर जो लोग काम करते भी हैं, यानी कि रोज़गार भी मिला हुआ है, तो उनको रोज़गार भी अवधि के आधार पे कम या ज़्यादा होता रहता है, यानी कि उनको पूरे साल भर वेतन नहीं मिलता है। तो स्थिति ये है कि 19वीं सदी के मध्य तक जब हालात खूब अच्छे भी थे, उस समय भी शहरों में 10% से अधिक आबादी हमेशा गरीबी की हालत में ही खड़ी रहती थी। बेरोजगारी की आशंका के कारण भी मजदूर नई तकनीकी से चिढ़ते थे। उदाहरण के लिए, शुरुआत में जब ऊन के उद्योगों में स्पिनिंग जेनिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो हाथ से कताई करने वाली औरतों ने उन मशीनों पर हमला कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि इन मशीनों के कारण ही उनका जो काम है वो छिन रहा है। हालांकि 1840 के बाद शहरों के निर्माण में कुछ तेज़ी आती है, नए रोज़गार भी होते हैं, नए कंस्ट्रक्शन, रेलवे स्टेशन, इस तरह की बातें आती हैं, तटबंध, नदियों के तटबंध भी बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मज़दूरों की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिलता है। पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पाठ में जो पढ़ा है उसको एक बार पुनः दोहराते हैं। हमने पढ़ा कि औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, औद्योगिक क्रांति से पहले उत्पादन किस प्रकार से होता था, कारखानों का उदय किस प्रकार हुआ, औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार या औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार कितनी तेज़ थी, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति के बीच किस प्रकार का संबंध है, और सबसे लास्ट में पढ़ा है मजदूरों की जिंदगी। गृह कार्य। पाठ की दोहराई के बाद प्यारे बच्चों, आपके लिए गृह कार्य के तौर पर 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि औद्योगिकरण शब्द का अर्थ क्या है, ये सब कुछ इसमें आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से पहले उत्पादन कैसे होता था, यानी कि मशीनों के शुरुआत से पहले उत्पादन किस प्रकार से होता था और कैसे उस प्रोसेस को पूरा किया जाता था। तीसरा प्रश्न है, कारखानों का उदय कब, कहाँ और कैसे हुआ। और चौथा प्रश्न है, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की ज़िंदगी किस प्रकार की थी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।